अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मीमा रुमान। रियल कंडक्टेड इंटरव्यू के हवाले से जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उसका क्वेश्चन नंबर 551 हम डिस्कस करने लगे हैं। आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे 551 टू 580। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 551, व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ एसएनसी। ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सारी इंटरव्यू की जो मतलब वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। पैट्रियटिज़म है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड है एसएनसी। मुस्लिम उम्मा कुरान एंड सुन्ना जो 1979 की पॉलिसी में ज़ियाउल हक के दौर में रिकमेंड की गई थी, उस पे असल में इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है ना वो एसएनसी के थ्रू हुई है। जैसे आपको पता है कि इनिशिएटिव लिया गया ख़ातमुन नबीयीन का, उसके अलावा इनिशिएटिव लिया गया कुरान पाक जो है वो प्राइमरी क्लासेस तक ओरल कुरान पाक मतलब कुरान पाक नाज़रा की तालीम कंपल्सरी कर दी गई है। और अब रिसेंटली 1-2 हफ़्ते पहले की बात है कि जो हमारे वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल्स में सिपारे जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स को। उसके अलावा ECCE का हवाला आप दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। उसके अलावा ट्रांसजेंडर स्कूल्स के हवाले से, सुबह 9 स्कूल्स के हवाले से आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि आफ्टरनून स्कूल्स का इनिशिएटिव लिया गया, एजुकेशन फॉर ऑल पे वर्क कर रहा है एसएनसी। और नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम जो है उसके साथ ये नेशनल लेवल पे अलाइन है और इंटरनेशनल लेवल पे ये अलाइन है टीम्स के साथ। टीम्स मीन फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी। तो इसकी एफिलिएशन जो है वो टीम्स के साथ भी है। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं आप वो खुद भी ऐड कर सकते हैं। 552 है, हाउ विल यू अप्लाई क्लासिकल कंडीशनिंग एट क्लास लेवल। अब क्लासिकल कंडीशनिंग को आप क्लास में कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी वो जो है ट्रायल एंड एरर की बेस पे थी। तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को ट्रायल एंड एरर पे ही लगा देंगे। ठीक हो गया। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल जो मेरे माइंड में अब इस वक्त आ रही है ना, वो ये है कि मतलब मैं खुद इसको अप्लाई भी करती हूँ अपनी क्लास में। मेरी क्लास में जब भी बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ऊंची आवाज़ में उनका लेसन रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ। जो उस वक्त उनका लेसन चल रहा होता है ना, उसका लेसन मैं रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे, लेकिन अब मेरे बच्चे जो क्लास के हैं वो भी इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं कि अगर हम शोर करेंगे तो मैम रीडिंग स्टार्ट कर देंगी और हम लोगों ने भी फिर साथ साथ रीडिंग स्टार्ट करनी है। फिर वो इस चीज़ को ना इंजॉय भी करने लग जाते हैं। अब उनकी इतनी हैबिट डेवलपमेंट हो चुकी है कि सम टाइम ऐसा होता है, मतलब कंडीशनिंग जो है वो मेरी क्लास के बच्चों की हो चुकी है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे ही वो शोर करते हैं ना तो अचानक से उनको याद आता है कि हमने रीडिंग करनी है, और वो शोर करते हुए खुद से ही पूरी क्लास मतलब लाउडली अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देती है। और उस वक्त मुझे इतनी खुशी होती है ना, यकीन करें। और ये इनिशिएटिव जो मैंने लिया था ना, ये मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टडी करने के बाद ही लिया था। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको मैं एज ए एग्जाम्पल भी कोट कर रही हूँ आप लोगों के सामने। ठीक हो गया। और अक्सर स्टूडेंट्स की मदर्स जो हैं वो मुझे आके फीडबैक देती हैं कि मिस मेरा बच्चा घर में जब शोर करने लगता है ना, लड़ाई होती है और ये ज़ोर से रोना भी शुरू करे ना, बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाए, ज़ोर से रो रहा हो तो अचानक ये अपना ना सबक पढ़ना शुरू कर देता है। तो उस वक्त मेरी हंसी छूट जाती है कि मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो वाकई वर्क करती है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन 553, हाउ यू विल रियलाइज स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर लेसन, व्हाट विल यू डू। ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं होती तो मैं कहती कि मैं जाहिर सी बात है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखूंगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखूंगी। वो बोर्डम फील कर रहे होंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता देगी। और अगर जो है मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू भी मैं ये जान सकती हूँ कि इफ़ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन माई लेक्चर और नॉट। उसके अलावा अगर वो नहीं ले रहे इंटरेस्ट तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मैं कोई ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करूँगी जो उनको वापस मतलब इंटरेस्ट डेवलप कर दें उनका स्टडी में। अगर मेरी वो टैक्टिक्स फ़ेल हो जाती हैं तो फिर मैं टेक्निक्स की तरफ आऊँगी। अगर मेरी वो टेक्निक्स भी फ़ेल हो जाती हैं तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना मेथड ऑफ़ टीचिंग चेंज कर दूँ। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 554 को देखते हैं, हाउ विल यू असेस द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को किस तरह से आप असेस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एट द एंड ऑफ सम स्पेसिफिक टाइम। तो जाहिर सी बात है अगर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा तो फिर उसके लिए हम फॉर्मल असेसमेंट ही यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ करेंगे। और अगर एट द एंड ऑफ द टाइम स्पेसिफिक टाइम होगा, स्पेसिफिक गिवन टाइम, हम जो है वो यूज़ करेंगे समेटिव असेसमेंट। उसके अलावा हम डिफरेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस में पूछा गया हो। तो जनरल साइंस में ये है कि मतलब हम कोई उनको प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी उनको असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम उनको डिस्कशन के थ्रू भी जज कर सकते हैं, उनको असेसमेंट कर सकते हैं कि एक टॉपिक हम अनाउंस कर दें और स्टूडेंट उस पर डिस्कशन करें। तो हम जाहिर सी बात है जब हम उनके व्यूज़ सुनेंगे तो हम उनको असेस कर रहे होंगे। और उसके अलावा क्वेश्चनिंग के थ्रू हम उनको असेस कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। क्वेश्चन 555 है, व्हाट आर 3 आवर्स। अब 3 आवर्स ऑफ एजुकेशन जो हैं वो बेसिकली रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक हैं, जिसको हम लिटरेसी भी कहते हैं कि मतलब लिटरेसी के लिए रीडिंग, बेसिक राइटिंग और अरिथमेटिक के बेसिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने आने चाहिए। जो बेसिक लिटरेसी की डेफिनेशन है उसमें यही तीनों चीज़ें ही हैं। उसके अलावा 556 क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रोवाइड फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का आप फीडबैक कैसे देंगे।
आप क्या करेंगे, आप उनको टारगेट पे रखेंगे, मतलब ऑन द ट्रैक होने चाहिए आपके स्टूडेंट्स। फीडबैक देने से पहले की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आप डिफरेंट एजुकेशनल नेचर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसका फीडबैक देते वक़्त आप रिइंफोर्समेंट के एलिमेंट को मद्देनज़र रखेंगे। अगर आप फीडबैक स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को देते वक़्त आपको फेयर फीडबैक देना चाहिए। उनके पेरेंट्स को भी वैसे देना तो फेयर फीडबैक चाहिए, लेकिन ऐसा है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, अगर उनको फेयर फीडबैक दे दिया जाए ना, तो वो एजुकेशनल एजेंसी मतलब स्कूल को लेफ्ट करने पे आ जाते हैं, अपना बच्चा किसी और स्कूल में भेज देते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि मतलब पेरेंट्स को जो है ना, वो मिला-जुला फीडबैक दिया करें। मतलब ये एक पर्सनल अपनी थिंकिंग जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद और कौन-सा पॉइंट हो सकता है कि हमें बाइस्ड नहीं होना चाहिए जब हम फीडबैक दें तो। स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। पनिशमेंट से अवॉइड करना चाहिए फीडबैक के दौरान। फीडबैक रिटर्न अगर हो तो बेटर है कि हम अच्छे वर्ड्स यूज़ करें। इवन दैट स्टूडेंट्स फेल भी हो गए हैं, तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि मतलब फेल का फीडबैक देने की बजाय हमें चाहिए कि हम लिख दें ट्राई वन टाइम मोर, या फिर ट्राई अगेन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यू आर एप्रिशिएटेड टू अगेन रीड इन दिस क्लास, मतलब उस क्लास का नाम लेके हम कह सकते हैं। इस तरह के रिमार्क्स देने चाहिए। फीडबैक जो है वो अच्छे वर्ड्स में होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो डिसहार्ट ना हो। 557 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सियोलॉजी इन क्लास। बड़ा ज़बरदस्ती क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये कोट कर सकते हैं, ये पहले भी मैं मतलब एथिक्स के हवाले से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वही जो आंसर है ना एथिक्स वाले क्वेश्चन का जो मैंने आपको दिया था, वो इसमें बिल्कुल फिट बैठता है कि एक्सियोलॉजी आपको पता है, क्योंकि ये डील करती है राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। तो ये एथिक्स की ज़ुमरे में आती है। एस्थेटिक्स के साथ भी डील करती है ये। तो जब हम मतलब क्लासरूम लेवल पे हम बात करते हैं ना कि हम किस तरह से एक्सियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म में हों, नीट एंड क्लीन आएँ, टाइमली पहुँचें, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो एस्थेटिक्स जो है वो ब्यूटी के साथ डील करता है। तो नीट यूनिफॉर्म होना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना, और प्रॉपर हेयर कट होना, ये सब कुछ एक्सियोलॉजी की ब्रांच जो है एस्थेटिक्स के अंडर ही आता है। उसके अलावा अगर एथिक्स की बात करें, तो ये मानी हुई बात है कि एथिक्स जो है नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उनके लिए एथिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस्लामियात की जगह वो एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके अलावा हम जो हैं एज ए टीचर, जैसे मैं कह रही हूँ, हम भी कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब हमारे लिए भी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ हमारे बिहेवियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि हम जो टीचर्स हैं उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए। तो ये भी एथिक्स के ज़ुमरे में ही आता है। उसके अलावा मार नहीं प्यार का जो स्लोगन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये भी एथिक्स के ज़ुमरे में आता है। और उसके अलावा जो हम लोग वेलकम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को स्कूल के गेट्स पे, ये भी इनिशिएटिव लिया था पंजाब गवर्नमेंट ने पब्लिक स्कूल्स के लिए। तो वो भी एथिक्स के ज़ुमरे में आता है। तो इस चीज़ को हम स्कूल और क्लासरूम लेवल पे पहले ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे दी। अब क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 58, टेल एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव लर्निंग। अब नेगेटिव लर्निंग पहले तो आप ये देखेंगे ना कि नेगेटिव लर्निंग होती क्या है। एक होती है पॉजिटिव लर्निंग और एक होती है नेगेटिव लर्निंग। के पहले भी मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। पॉजिटिव वो जो आपको प्रीवियस नॉलेज हेल्पफुल प्रूव हो न्यू नॉलेज गेन करने के लिए, और नेगेटिव वो कि आपका प्रीवियस नॉलेज आपको न्यू नॉलेज में हर्डल्स क्रिएट करे। ठीक हो गया। अब इसकी पहली एग्जांपल मैं आपको दूँगी कि अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव एजुकेशन की एक एग्जांपल हो सकती है कि मतलब उर्दू मीडियम का जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस लेना स्टार्ट कर सके। उसके अलावा आपकी हैबिट है कि आप हमेशा सच बोलते हैं। ये दूसरी एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो जब आप मतलब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपको झूठ बोलना पड़ जाता है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाएँगे कि अगला बंदा पहचान जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा-सीधा ये बनता है कि मतलब आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपकी न्यू लर्निंग में हर्डल्स क्रिएट कर रही है। तो ये नेगेटिव लर्निंग की एग्जांपल हो जाएगी। उसके अलावा आपकी आदत है कि आप सुबह लेट उठते हैं, ठीक है? आपकी लर्निंग का ये एक पैटर्न बन चुका है कि आप सुबह जो है बहुत लेट उठते हैं, और अब आप जल्दी उठना चाहते हैं। तो जब आप अपनी ये रूटीन सेट करने लगेंगे, तो नो डाउट आपको जो है हर्डल्स क्रिएट होंगी। ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको कि जल्दी उठना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपका लेट उठने की जो हैबिट थी, आपकी प्रीवियस लर्निंग थी, वो हर्डल्स क्रिएट कर रही है आपकी न्यू लर्निंग में। आप जल्दी उठना सीखना चाहते हैं। उसके अलावा एक बच्चा है वो साइक्लिंग करता है, ठीक है? और जब वो बड़ा होता है तो नो डाउट उसको बाइक दे दी जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है साइक्लिंग के रूल्स अलग हैं, बाइक के अलग हैं। या बाइक को छोड़ दें आप उनको कार की ड्राइविंग सिखा रहे हैं, तो साइक्लिंग के रूल्स में और कार की ड्राइविंग में मेजर डिफरेंस है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो हर्डल क्रिएट करेगा। उसके अलावा इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि मतलब सऊदी अरब में जो लोग जाते हैं, तो हमारी साइड पे लेफ्ट हैंड का तसव्वुर है, और सऊदी अरब में जो है वो राइट हैंड का है। तो फिर जो यहाँ से लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करके जाते हैं, तो नो डाउट वहाँ जाके उन्हें राइट हैंड में की लर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा। 5 एग्ज़ाम्पल्स हो गई। उसके अलावा मतलब एक बंदा जो है वो बहुत रूड है। उसको बोलने के एथिक्स का पता नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट का पता नहीं है। अब वो अपने आप को चेंज करना चाहता है। मतलब जो उसके दिल में आता है वो बोलता जाता है, वो उसकी प्रीवियस लर्निंग थी।
ठीक हो गया, मतलब कोई हर्ट हो रहा है या रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा या उसके लिए लोगों के नेगेटिव इंप्रेशंस बनते जा रहे हैं, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि यू शुड बी काइंड। अब वो काइंड बनना चाहता है, माशरे में एक अच्छा इंसान कहलाना चाहता है, तो नो डाउट जो उसकी पिछली हैबिट डेवलप हो चुकी है, जो पिछला लर्निंग का पैटर्न उसका डेवलप हो चुका है, तो वो न्यू लर्निंग में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हैबिट है कि हम पानी को ग्लास में डाल के पीते हैं। तो कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हम सफ़र में हैं तो हम किसी का ग्लास शेयर नहीं करना चाहते, तो ऐसा होता है कि हम मिनरल वाटर की बोतल्स ले लेते हैं। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत से लोग, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, अगर आपने उनकी हैबिट डेवलप की है ना ग्लास से पानी पीने की, मेरे अपने बच्चे जो हैं अब उनकी हैबिट डेवलप है कि वो ग्लास से पानी पीते हैं। तो अगर मैं कहीं सफ़र में मिनरल वाटर की बोतल लेके उन्हें बोतल से पानी पिलाने की कोशिश करूँ, तो आप यकीन करें वो अपने पूरे कपड़े गीले कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक नेगेटिव लर्निंग की ही एग्जांपल है कि आप ग्लास में पानी पीते हैं और फिर आपको बोतल से जो है वो डायरेक्ट पानी पीना पड़ जाता है, तो ये भी मतलब हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये नेगेटिव लर्निंग हो जाएगी, एग्जांपल हो जाएगी। मैंने तकरीबन 7-8 एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं। अब 560 क्वेश्चन है, नहीं 559 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विजन 2025 ऑफ पाकिस्तान। ये एक ना बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, इसमें मैं अलग से वीडियोस इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन ये इनिशिएटिव लिया गया था 2014 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, 10 साल मनसूबा बनाया गया था असल में। 2015 से ये स्टार्ट होना था और 2025 तक जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए थे ना उनको कंप्लीट करना था। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो था वो प्रोडक्टिविटी को बेटर करना था, एजुकेशनल सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको बेटर करना था, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना था। अगर जनरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो मतलब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल में लाना था। आई थिंक सो, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 76% मुझे जहन में आ रहा है कि 76% स्टूडेंट्स को 2025 तक स्कूल्स में इनरोल करना था, जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं। और 2030 तक उन्होंने कहा था कि मतलब 86% अडल्ट्स जो हैं वो भी एजुकेशन की तरफ आ जाएंगे, मतलब रेट जो है वो 86% तक इन्हांस करने की बात की गई थी। उसके अलावा इक्विटी की भी बात की गई थी और इक्वालिटी की बात भी की गई थी। और पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात की गई थी, मतलब गुर्बत ख़त्म कर दी जाएगी। अब ये अलग बात है कि गुर्बत ख़त्म की जाएगी या गरीब ख़त्म किया जाएगा। उसके अलावा जेंडर इक्वालिटी की बात की गई थी, रेस इन इक्वालिटी जो है उसको जो है वो इरेडिकेट करने की बात की गई थी, मतलब जो रेशियल इंडिफरेंस है उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। उसके अलावा रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की बात की गई थी। पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से जो है वो मोडरेटिक वे में चलने की बात की गई थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के एफिलिएशन के हवाले से भी कुछ रूल्स किए गए थे, लेकिन हमारा उनके साथ तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 560, व्हाट करंट गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर एजुकेशन। जी, करंट गवर्नमेंट अब फिर दोबारा से जो है वो पीटीआई की है। तो पीटीआई ने जो इनिशिएटिव्स लिए एसएनसी का, और ईसीसीई का, उसके अलावा मतलब एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए जीडीपी को बढ़ाने का जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। टीचर्स के हवाले से आप बता सकते हैं कि उन्होंने सैलरी नहीं इंक्रीज़ की थी, बस एक बार 10% का इंक्रीमेंट लगाया था। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने जो है सेहत कार्ड इशू करवाए। तो जब जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी सेहत सेहत ठीक होगी तो नो डाउट वो स्टडी में भी ठीक होंगे। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी बाय अरिस्टोटल। तो आप सेहत कार्ड का जिक्र भी इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा भी मतलब आपने इस तरह से करना है कि इस क्वेश्चन में आपने मिला-जुला तासुर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गवर्नमेंट का बिल्कुल ही कसीदे पढ़ देने हैं और दूसरे की बिल्कुल बुराइयाँ बयान कर देनी है, ऐसा नहीं करना। आपका आंसर जो है वो मोडरेटिक होना चाहिए। क्वेश्चन 551 है, व्हाट प्रीवियस गवर्नमेंट डन फॉर एजुकेशन। जी देखिए उन्होंने पूछ लिया ना ये चीज़, और ये एक ही कैंडिडेट का इंटरव्यू लग रहा है मुझे ना, कि करंट गवर्नमेंट ने क्या किया और फिर प्रीवियस ने क्या किया। तो अगर आप करंट की बहुत ज़्यादा खूबियाँ बता चुके हैं तो नो डाउट अगर प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी इनसे पहले नवाज शरीफ की थी, तो 2009 की पॉलिसी के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं आप उनका जिक्र कर सकते हैं। विजन 2025 का जिक्र कर सकते हैं आप लोग। और अच्छा वो करंट गवर्नमेंट वाले में ना आप जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि कोरोना में जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया गया और टेली स्कूल्स का इनिशिएटिव लिया गया उस स्कूल से, मतलब उस गवर्नमेंट की तरफ से, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे याद आ गया तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करूँ। तो फिर आपने इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन 560 और 561, इन दोनों में आपका मॉडरेटिक आंसर होना चाहिए, मतलब दोनों की खूबियाँ भी बताएंगे और कुछ खामियाँ भी बताएंगे। अब खामियाँ बताते हुए आपने इतना डेप्थ में नहीं चले जाना कि आपकी बायसनेस शो हो। ठीक हो गया। 562 है, हाउ एवियर्स यूज टू अट्रैक्ट द लर्नर्स। तो जी एवियर्स वैसे ही स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट ही करती हैं, इनका वाइटल रोल होता है। जैसे कि किसी ने कहा था कि आई हेयर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई अंडरस्टैंड, आई टच एंड आई रिमेंबर। ठीक है, आप इसको कोट कर सकते हैं कि आप उसके अलावा बता सकते हैं कि आजकल एवियर्स जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल आ रही हैं, मतलब जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आ रहे हैं, या आप के क्लासरूम्स में आपको एवियर्स के तौर पे एलईडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इसी रूम्स के लिए ये रिकमेंड किए और मस्ट कर दिए हैं। उसके अलावा आपको टैबलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ईज़ क्रिएट कर देती हैं। अगर हम एग्जांपल लें एलएनडी की, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव, एलएनडी स्टैंड्स फॉर
लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव, अगर इसकी एग्जांपल है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने हमें टैब्स प्रोवाइड किए हुए हैं स्कूल्स में, जिसमें बच्चों को हम L&D के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनकी ऐप्स के थ्रू उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर हम उनको बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाएं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टैब जो है एज ए AV-AID ही वर्क कर रहा होता है L&D की प्रैक्टिस के लिए। तो नो डाउट ये जो है वाइटर रोल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन है जी 563, व्हाट आर योर डिज़ायर टू लिव। अब ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं कि मेरी क्या डिज़ायर है लिविंग के हवाले से देखा जाए तो। आपका घर कैसा होना चाहिए, आपकी फैमिली का जो है उसको स्टेबल होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपका एजुकेशनल सिस्टम कैसा, मतलब आपका एजुकेशनल लेवल कैसा होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो किसी नेशनल कॉज का नाम ले लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि बस आपने नेशनल कॉज का नाम लिया और बस आपको उस नेशनल कॉज को जस्टिफिकेट भी करना आना चाहिए। ठीक हो गया, मतलब आप वाकई उस चीज़ का इनिशिएटिव ले चुके हों। 564 है विच टीचिंग मेथड यू विल प्रेफर टू टीच BS स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस हुआ है कि आपने एक मोडरेटिक आंसर देना है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि जी मैं लेक्चर सेलेक्ट होने जा रहा हूँ, ये लेक्चर सेलेक्ट होने जा रही हूँ तो मैं ज़ाहिर है लेक्चर मेथड यूज़ करूँगा या करूँगी, नहीं। आप ये कहेंगे कि जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टीचिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट करूँगा या करूँगी। ठीक हो गया। 565 व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट यू विल यूज़ एट कॉलेज लेवल। देखिए, जब ये भी एक सिचुएशन क्वेश्चन है और इसमें आपकी वो मेंटालिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो असल में उनके पूछने का मकसद ये है कि जी कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके तो 22 के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के। तो आप उनको कैसे असेस करेंगे? तो ज़ाहिर है आप दिसंबर टेस्ट तो लेंगे ना, तो आपके लिए कॉलेज लेवल पे फॉर्मेटिव असेसमेंट दिसंबर टेस्ट ही होंगे। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट लूँगी एडमिशन के टाइम, या जब मैं अपना लेसन स्टार्ट करूँगी तो मैं उस वक्त भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट करूँगी। उसके अलावा मैं कुछ बेंचमार्क सेट करूँगी एज ए लेक्चरर, और मैं उन बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी जो असेसमेंट है वो करूँगी। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट करूँगी। ठीक हो गया ना, मतलब आपने एक बैलेंस्ड आंसर देना है। अब है जी क्वेश्चन 566, व्हाट इज़ रिसेंट एजुकेशन पॉलिसी। जो रिसेंट एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो 2020 में रिकमेंड की गई थी और 2021 में जो है इस पर इम्प्लीमेंट हुआ प्राइमरी लेवल पे। ये आपने माइंड में रखना है, ये प्राइमरी लेवल पे अभी तक इम्प्लीमेंट हुई है, हायर लेवल्स पे नहीं हुई, मिडिल लेवल तक नहीं हुई। इसमें एजुकेशन फॉर ऑल पे वर्क हुआ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर एजुकेशन पे वर्क हुआ। आर्टिकल 25 जो है उसके हवाले से इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्राम एज 5 to 16। ठीक हो गया। उसके अलावा भी डिफरेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, मैं इसकी एक अलग से वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बल्कि इसका मेरा ड्राफ्ट भी ना कंप्लीट हो चुका है, तो 1-2 दिन में आपको इंशाल्लाह, बल्कि कल ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब है जो क्वेश्चन 567, व्हाट आर स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको पता है कि ये एक क्वान्टिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है, और रिसर्च बाय मेथड में भी आती है ये। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें पहले आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव सेट जो है वो सेट करेंगे कि आपने प्रॉब्लम को किस तरह से स्टडी करना है। जब ये 2 स्टेप्स हो जाएंगे तो आप एक हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करेंगे। अब हाइपोथेसिस डेवलप करते वक्त आप टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2 को हत्ती इम्कान हद तक अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सैम्पलिंग होगी 4th स्टेप पे। फिर आप रिसर्च का डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे कि आपका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे डिज़ाइन। उसके करने के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद ज़ाहिर सी बात है आपने डाटा कलेक्शन ही करनी है, और फिर जब डाटा कलेक्शन हो जाएगी तो आप उस डाटा को एनालाइज़ करेंगे, फिर उसको सिंथेसाइज़ करेंगे और एंड में आप एक कंक्लूजन पर पहुँच जाएंगे। अब अगर वो कंक्लूजन जनरलाइज़ हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो जनरलाइज़ नहीं होता तो आप फिर अगेन से स्टार्ट करेंगे कि फिर आप जो है वो दोबारा हाइपोथेसिस, मतलब जो 3rd स्टेप था ना डेवलपिंग हाइपोथेसिस वाला, आप उससे दोबारा स्टार्ट कर देंगे अपना वर्क। क्वेश्चन है जी 568, ऑनलाइन एग्जामिनेशन अफेक्ट विच एलिमेंट ऑफ करिकुलम। ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है और किसी बुक में हमें नहीं मिलता। सॉरी, अच्छा मैंने अपने माइंड पे जो जोर दिया ना, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन आपको पता है 4 हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद मेथडोलॉजीज और फिर एवल्यूशन। कुछ बुक्स में 6 भी मिलते हैं, कुछ में 8 भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है ना वो इन 4 पे है। तो मतलब अगर 8 की भी एग्जांपल ले लें, 6 की भी एग्जांपल ले लें, मैंने हर तरह बैठ के इसको सोचा, सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं सिवाय मेथडोलॉजी के। आपका मेथड ऑफ टीचिंग नहीं होता इसमें, क्योंकि आप सिर्फ जस्ट पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ऑनलाइन टीचिंग में, और आप सब लोग इस चीज़ को मानेंगे। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इसी नतीजे पर पहुँची हूँ कि मेथडोलॉजी नहीं होती ऑनलाइन टीचिंग में, क्योंकि आप लेक्चर दे रहे होते हैं, नो डाउट डिमॉन्स्ट्रेशन साथ साथ इन्वॉल्व हो रही होती है, लेकिन उस वे में इंटरेक्शन नहीं होता जिस वे में होना चाहिए।
टीचर भी मौजूद होता है, लर्नर भी मौजूद होता है, लर्निंग सिचुएशन भी होती है, ऑब्जेक्टिव्स भी आपने सेट किए हुए होते हैं, आपके पास कंटेंट भी जो है वो स्लाइड्स की सूरत में मौजूद होता है। उसके अलावा आप ऑनलाइन टेस्टिंग भी कर लेते हैं, मतलब एवल्यूएशन हो जाती है। लेकिन अफेक्ट जो चीज़ होती है ना वो मेथोडोलॉजी होती है। आप मेथोडोलॉजी को उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते जैसे प्रॉपरली आप फिजिकल क्लासेस में कर सकते हैं। उसी बाद क्वेश्चन है 569, व्हाट इज़ डिस्कवरी लर्निंग। आपको पता है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है वो ब्रूनर ने दी थी। और डिस्कवरी लर्निंग में क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्क करते हैं एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। आपको पता है ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। तो मतलब ब्रूनर का मेन कंसेप्ट डिस्कवरी लर्निंग का यही था कि स्टूडेंट जो है माहौल से मुताबिकत रखने के साथ और माहौल के साथ एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। 570 क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजर रिवोल्यूशनरी स्टेप्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह को रेवोल्यूशनिस्ट ऑफ 16th सेंचुरी भी कहा जाता है। उन्होंने ओरिएंटेशन दी मुस्लिम सोसाइटी की। उसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात की। उसके अलावा बैलेंस इकनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ज़कात के ज़रिए। उसके अलावा स्कूल्स जो हैं वो दिल्ली में स्कूल्स इंट्रोड्यूस करवाए मुस्लिम्स के लिए। इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, वो पायनियर भी हैं इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के। अब क्वेश्चन 571 की अगर बात करें तो व्हाट इज़ सोशल लर्निंग। जी मैंने आपको बता दिया ये कि सोशल लर्निंग जो है इंसान नहीं, डिस्कवरी लर्निंग बताया। सोशल लर्निंग ये है कि मतलब अपने सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लोगों के साथ अपने रहन सहन अपने बातों के थ्रू जो है वो सीखते हैं। और ये दी थी बेंडूरा ने। सोशल लर्निंग जो थी वो बेंडूरा ने दी है और डिस्कवरी लर्निंग ब्रूना ने दी है। 570 क्वेश्चन है, 573 क्वेश्चन है, नहीं 572 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट। आपको पता है पहले मिनिस्टर होता है, फिर सेक्रेटरी एजुकेशन होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब डिप्टी सेक्रेटरी भी होता है, एडिशनल सेक्रेटरीज भी होते हैं। सेक्रेटरीज के अलग से फिर हायरार्की है, लेकिन फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीईओज होते हैं, उनके अंडर फिर डीईओज होते हैं, फिर डेप्टी डीईओज, एईओज, हेड टीचर्स होते हैं, फिर स्कूल्स होते हैं और हेल्पिंग स्टाफ होता है। मतलब टीचर्स के बाद हेल्पिंग स्टाफ होता है स्कूल का। और अगर हाई स्कूल्स को देखें तो डीईओज के बाद डायरेक्ट जो है वो हेड होता है स्कूल का। 574 डिफरेंस डेफिनेशन ऑफ रिलेटिविटीज़म। जो ये कंसेप्ट है ना ये असल में एक डॉक्ट्राइन है जो कि फोकस करता है कि नॉलेज जो है वो कल्चरल, सोसाइटी और हिस्ट्री, इन तीन चीज़ों में एग्जिस्ट करता है। मतलब हिस्ट्री आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, आपकी सोसाइटी आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है और आपका कल्चर जो है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 574, डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड फॉर्मेट। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन से ज़्यादा, पॉलिसीज़ से ज़्यादा जो है वो फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है, एजुकेशनल प्लान से ज़्यादा फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है। ठीक हो गया। अब जो फ्रेमवर्क होता है ना ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि आपने किसी काम को करना कैसे है। और ये कंसेप्ट है, ये थ्योरी मेकिंग है कि मतलब एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि किस वक्त आपने कौन सा काम करना है और कौन कौन ये काम करेगा। ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे फ्रेमवर्क इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वर्क। बस सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढी है। अच्छा, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेट जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है। फ्रेमवर्क भी वैसे तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है लेकिन ये कंसेप्चुअल वर्क होता है। लेकिन जो फॉर्मेट होता है उसमें इंप्लीमेंटेशन के हवाले से गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे फॉर्मेट इज समथिंग दैट इज अरेंज्ड फिजिकली। आगे समझ में बात कि फॉर्मेट अक्सर आप देखते हैं कि मतलब जॉब के हवाले से भी कुछ जैसे सीरीज़ बनाई जाती हैं तो उसके फॉर्मेट्स होते हैं, वो पहले से डिज़ाइंड होते हैं और उस पे आपने जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करके और जो है अपना जो गोल है उसको अचीव करना होता है। बस ये समझ लें आप लोग। अब क्वेश्चन 575, हाउ सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन अफेक्ट लर्निंग। जो सेल्फ डिसिप्लिन है आपको पता है कि ये रियलिज्म के अप्रोच है। चलिए वो तो एक बात की बात है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मतलब हम हमारा जो करैक्टर है, हमारा जो बिहेवियर है उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है लर्निंग में। अच्छा, जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन है ना ये पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डालता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होने की वजह से जाहिर सी बात है कि जो इंस्टीट्यूशनल होगा ना आपका डिसिप्लिन वो फॉर्मल एजुकेशन में होगा। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। तो समटाइम स्टूडेंट्स जो हैं जब उनको बहुत ज़्यादा रूल्स को ज़बरदस्ती फॉलो करवाया जाता है ना तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो जाती है या इवन दैट वो बोर्डम फील करने लग जाते हैं। तो उस तरह जो है उनकी पर्सनैलिटी पे समहाउ, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा, समहाउ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक हो गया। लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि मतलब जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को सामने रख के काम कर रहे होते हैं। तो लर्निंग लिमिटेशंस उनके माइंड में होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ पे वो वर्क कर रहे होते हैं, उनके पास फ्रेमवर्क होता है, उनके पास प्लान्स होते हैं। उसके अलावा जो मेन सेंटर वो उन्होंने बनाया होता है वो स्टूडेंट को बनाया होता है। तो नो डाउट जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन के फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। उसके मुकाबले में जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जब आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, तो आप अपने लिए बेहतर राह चुनते हैं। तो इसके तो 100% पॉज़िटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ ही होंगे, लेकिन
100% पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज होने के बावजूद भी मेरी राय के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन का मुकाबला ये नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हमें एक्सपर्ट्स मिलते हैं, हमारे हेड्स एक्सपर्ट्स होते हैं, टीचर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं करिकुलर को करिकुलर, उसके अलावा हम असेसमेंट करते हैं हर तरह की, हम डिग्री अवार्ड करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजुकेशनल एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो डिग्री अवार्ड करते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 576 है, व्हाट चेंजेस यू विल ब्रिंग एज अ लेक्चरर। जी, ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि जी मैं अच्छे टीचर प्रोड्यूस करूँगी एज ए एजुकेशनल लेक्चर एजुकेशन, मैं रेवोल्यूशंस लाऊँगी, मैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करूँगी, अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊँगी कि इनको कैसे यूज़ करना है, लर्निंग लिमिटेशन सिखाऊँगी, मैं साइकोलॉजी सिखाऊँगी अपने स्टूडेंट्स को, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी और मैं सब कुछ कर दूँगी। ठीक हो गया। 577 है जी, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट स्टूडेंट ग्रेड्स 1100 बाई 1100 ड्यूरिंग कोविड-19। जी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखें, ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि फॉर्मल एजेंसीज़ में एजुकेशन लेने के बावजूद, मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेने के बावजूद, अच्छे असेसमेंट सिस्टम होने के बावजूद, डेली टेस्टिंग होने के बावजूद स्टूडेंट्स जो हैं इस काबिल नहीं होते कि वो 1100 बाई 1100 मतलब 100% मार्क्स सिक्योर कर सकें। और आपको पता है कि कोविड-19 में तो बिल्कुल स्कूल्स बंद थे, अकेडमीज़ बंद थीं, और ऑनलाइन एजुकेशन जितनी भी अच्छी हो, वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती फिज़िकल एजुकेशन का। ठीक हो गया। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि स्टूडेंट्स जो हैं 1100 बाई 1100 सिक्योर कर लें? क्या उनके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर थे? मतलब मुझे ये बात नहीं हज़म होती। हाँ, हाँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमने एक बैलेंस्ड आंसर देना है इंटरव्यू में। लेकिन मैं अगर यहाँ पे होती तो मैं बैलेंस्ड को एक साइड पे रख के ना अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू देती। बाकी आपको जो बेहतर लगता है आप कर सकती हैं, मतलब डिस्कस। बल्कि मैं तो दुआ करूँगी कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा ही ना जाए जहाँ बंदा जो है डायलेमा में पड़ जाए। 578 जो है, व्हाट इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म। आपको पता है कि ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड से कांसेप्ट लिया गया। अब असल में इको डिफेंस मैकेनिज़्म है क्या? जब हम अपनी गलतियों को दूसरों के सरों पे डाल देते हैं ना, दैट इज़ इको डिफेंस मैकेनिज़्म। ठीक है? और मतलब जस्टिफिकेशन देते हैं हम अपनी मिस्टेक के लिए। मतलब जैसे छोटे बच्चे से हम पूछते हैं ना कि ये गिलास कैसे टूट गया? तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि मम्मा मैंने तोड़ दिया, बच्चा ये कहेगा कि मम्मा बहना ने मुझे धक्का दिया था या भैया ने मुझे धक्का दिया था। या फिर मम्मा पानी इसमें ज़्यादा था ना, वो मैं मज़दन उठा नहीं सका तो वो गिर गया। मतलब वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देगा। पर्गेशन के डिफरेंट जो टूल्स हैं वो यूज़ करने की कोशिश करेगा। 579 है, गिव सजेशंस ऑन करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। आप दे सकते हैं सजेशन, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, उसके अलावा एक्सपर्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट के लिए आप जो है रिसर्च के लिए एक्सपर्ट रिसर्चर्स होने चाहिए, अच्छा बजट होना चाहिए, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। जी, आपको पता है कि ये टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में से एक टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि एक ही टेस्ट को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको कंडक्ट करवाया जाता है, और बार-बार कंडक्ट करवाने के बाद फिर इनके जो दोनों हाफ्स के रिजल्ट्स होते हैं उनको एनालाइज़ किया जाता है और फिर फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करवाया जाता है। अब स्प्लिट हाफ में डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। आप एवरी nth नंबर भी ले सकते हैं, जैसे सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग होती है, उस तरह का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 525 फर्स्ट 25% एक हाफ में डाल लें, फिर सेकंड 25 जो है वो दूसरे हाफ में, फिर थर्ड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट हाफ में, और लास्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरे हाफ में डालें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन 1 टू 50 जो है एक साइड पे कर लें, और क्वेश्चन 51 टू 100 एक साइड पे कर लें। आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब ओड के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ओड 3s में भी हो सकते हैं, 7s में भी हो सकते हैं, वो 5 में भी हो सकते हैं, और एवरी इवन नंबर से भी आप कर सकते हैं, 2 2s के पेयर बना के या 4 4 के पेयर्स बना के, मतलब वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक टेस्ट को इक्वल 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया जाता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में, और उसको फिर उन्हीं टेस्ट को डिफरेंट तरीकों से बार-बार कंडक्ट करवाया जाता है और फिर उनके रिजल्ट्स को आपस में मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक हो गया? होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।